आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल विद रेफरेंस टू मैग्नेटिज्म डेवलप्ड इन इट। पिछली बार हमने एक चीज देखी थी, सॉलिनॉइड के अंदर जब हम सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है गिवन बाय राइट हैंड कर्व रूल। उसके अंदर जब हम एक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे एज ए कोर, दिस एज ए कोर, दिस इज सॉलिनॉइड। ये अब अगर हमने इसमें करंट फ्लो कराई तो इसके अंदर म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू सॉलिनॉइड, और एज ए रिएक्शन और एज ए क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड या तो म्यू एन आई को इंक्रीज कर देगा या उसको डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज तब करेगा अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बनता है, और डिक्रीज तब करेगा जब उल्टी डायरेक्शन में बनता है। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में बनता है तो ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक। और अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में बनता है तो डायमैग्नेटिक। और इसको अब हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये हमने इसमें करंट फ्लो कराई, इस करंट के कारण इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है B, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक मटेरियल रखा है, ये मटेरियल, और इस मटेरियल में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, उसकी डायरेक्शन ऐसे। दिस इज B induced, B material, this is B material, that is magnetic field induced in the material। ये इसकी डायरेक्शन है और ये B किसकी है? दिस इज B म्यू नॉट एन आई। तो ये वाला मटेरियल क्या कहलाएगा? दिस इज म्यू नॉट एन, इसका मेजरमेंट है। ठीक है, अगर हमने इसमें फिर से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसमें हमने एक दूसरा मटेरियल रखा, सपोज पहले वाले में हमने कॉपर रखा था और इसमें हमने एल्यूमिनियम रखा। तो करंट के कारण, बिकॉज ऑफ द करंट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। दिस इज द मटेरियल, दिस मटेरियल आल्सो gives a magnetic field and that magnetic field has this direction. This is magnetic field of the material. Both are having the same direction. Then this material will be known as, yes, this is paramagnetic. Okay? So this is very clear. Now, why this happens? दोनों मटेरियल ऐसे हैं, एटम से बने हुए हैं, whether it is copper or it is aluminium। अगर दोनों एटम से बने हैं, दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो एक की डायरेक्शन एक तरफ क्यों और दूसरे की एक तरफ क्यों? सो डायमैग्नेटिज्म का बेसिक रीजन समझिए। द रीजन, द बेसिक कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ये एक्चुअली मैं ये देखता हूँ कि पिछले ज्यादा एग्जाम्स में तो नहीं पूछा गया है, पर स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि कॉपर डायमैग्नेटिक है और एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, दोनों के अंदर में क्या चीज डिफरेंट है? ओके, आई विल एक्सप्लेन। हमने ये देखा है कि बेसिक फंडामेंटल मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक मैग्नेटिज्म हो और या उसका रोटेशनल मैग्नेटिज्म, हर इलेक्ट्रॉन के कारण एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऐसे हो रहा है और उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया ऐसे, इस तरह से। दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। ठीक है, इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है मटेरियल का, क्योंकि सबका नहीं, बहुत सारे मटेरियल का 0 होता है।
क्योंकि उसके एक तरफ के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दूसरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, अब हमने इस पर म्यू नॉट एन आई के कारण एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला। थोड़ा सा अब इसको बारीकी से समझिए। ये ऐसा पैदा करता है 100, इसने ऐसा पैदा किया 100, ऐसा घूमेगा 100, सॉरी राइट हैंड से देखना है हमको, ये ऐसा घूमा 100, तो ये ऐसा घूमा 100, दोनों 100 है, बैलेंस 0। दिस इज डायमैग्नेटिक। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, हमने एक म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड लगाया। इस म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, तो यहां पर हम एक चीज समझेंगे, द नेचुरल लॉ ऑफ नेचर इज इट ऑलवेज अपोज द चेंज, ऑलवेज अपोज द चेंज। तो ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगाया, इसको कौन अपोज करता है, तो ये जब अपोज करना चाहता है, फिर से देखिए, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, हमने म्यू नॉट एन आई करंट फ्लो करा के ऐसे लगाया, तो अपोज करने की जिम्मेदारी किसकी, ये इसकी, ये तो सपोर्ट कर रहा है, इसको म्यू नॉट एन आई ऐसा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो आता है, ये इसको अपोज करना चाहता है। अब जैसे ही इसका म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड आया, ये जो ऐसे घूम रहा है, ये देखा कि सामने से दुश्मन आया उल्टी डायरेक्शन में, मेरे को ताकत ज्यादा चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए, तो ये अपना जो भी तरीका लगाता हो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाता हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता हो, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का डायनेमिक फ्लो इस तरफ करता हो, ऐसा करके ये अपने ये वाले फील्ड को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, लॉ ऑफ नेचर, व्हाट इज लॉ ऑफ नेचर, टू अपोज द चेंज। तो इधर से म्यू नॉट एन आई ऐसा आया, तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने आप को इससे अपोज करने के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उसको ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ते हैं। पहले दोनों कैसे थे, इक्वल, अब ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, ये इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, और ये इधर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया मटेरियल का। इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है, मटेरियल का, Bn। तो Bn ये वाला बढ़ गया और ये वाला कम हो गया, या उतना ही रहा तो भी उल्टा वाला कैसा हो गया, बढ़ गया। अब ये बताइए, ये प्लस था और ये कैसा है, माइनस, कौन सा बढ़ गया, माइनस, कौन सा बढ़ गया, उल्टा वाला। ऐसे मटेरियल का नाम हमने क्या रखा, डायमैग्नेटिक। समझ में आया, तो ये वाले मटेरियल होते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक। तो ये एक्सप्लेनेशन डायमैग्नेटिक की हो। So induced magnetic field is negative. This is the explanation. What I explained to you, is it clear? Okay. This is diamagnetism. Now, the material which is having diamagnetic properties, it shows a certain characteristics what we are able to observe in the lab. Okay. The other things what we see, ये एक मटेरियल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सपोज देयर वाज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस वाज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस फील्ड वी आर गोइंग टू प्लेस मटेरियल वन बाय वन। फर्स्ट वी विल पुट अप say diamagnetic, and then we will put up paramagnetic. When we put a diamagnetic material here, diamagnetic, okay, I will write it here,
इसके अंदर से कितनी लाइंस जानी चाहिए? 3. ठीक. Now we see what happens. This is the line 1 2 3 1 2 3 middle one 3 1 2 3. Okay. Suppose we have taken it this much. This is diamagnetic material. This line will be here and it will go like this. One, two, three. This is 1 2 3. This is what happens to it. This is a diamagnetic material. Inside, the intensity of magnetic field decrease. We can make this line here, or we can make this line here also. No problem. But what this shows, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब ये लाइन्स नजदीक होती हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जब दूर होती हैं तो वीक. तो यहाँ पर कैसा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया. सो दिस इज ए वीक मैग्नेटिक फील्ड. अगर ये पैरामैग्नेटिक होता तो क्या करता? पैरामैग्नेटिक होने के लिए देखिए, we take a paramagnetic material here. See, this is a paramagnetic material. इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये लाइन ऐसे, ये 1 2 3 1 2 3. This is 1 2 3 1 2 3. और इसके अंदर का देखिए, this line goes here. ये कौन सा मटेरियल है? पैरामैग्नेटिक. और ये कौन सा है? यस, डाय एंड पैरा. Okay, this is a uniform field. So when we place a diamagnetic material, the intensity of magnetic field inside the material decrease. In a paramagnetic, the magnetic field intensity inside increase. This happens. Now again, तो पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है? आंसर है, पैरामैग्नेटिक पहले से ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. फिर से सुनिए इसी बात को. ये एक मैग्नेट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन. हमने जो मटेरियल लिया, ये मटेरियल लिया, इसमें एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बना होता है. वो जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल के मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है. इसको ना इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. डायमैग्नेटिक में नेट डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, डायमैग्नेटिक में 0 होता है.
पैरामैग्नेटिक में जीरो नहीं होता। पैरामैग्नेटिक में एक डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा और दूसरी डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। दैट इज पैरामैग्नेटिक। मान लो उसका नेट फील्ड ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आना चाहिए। अब हमने ऊपर से जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या करता है, ये पूरा मटेरियल को ऐसे पलट देता है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अपने आप को अलाइन कर लेता है किसके साथ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया। तो अब अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 100 लगाया है तो ये दोनों में पहले क्या था, ये 60 और ये 20 प्लस था इस डायरेक्शन में, लेकिन जब हम ये लगाते हैं तो ये ऐसे पलट जाता है, 20 इस डायरेक्शन में हो जाता है। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर लेता है किसके अनुसार, एक्सटर्नल फील्ड के अनुसार। ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, इन डायमैग्नेटिक द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाज 0, in paramagnetic there is such a net definite magnetic dipole moment of the electron and that align itself along the applied magnetic field. Therefore it loves the external magnetic field and it align itself with it. और अगर दोनों align हो गए तो अंदर में हमको टोटल क्या मिलेगा, दोनों का sum. That is paramagnetic. Okay, so we will write what is paramagnetic. Paramagnetic material has its own increase its value. Paramagnetic material has its own net magnetic dipole moment in presence of external field. It aligns itself with the applied field and therefore increases its value. So, अब हम इसको देख रहे हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक. This is strong. The diamagnetic material like to remain in a weaker magnetic field and paramagnetic would like to remain in a stronger magnetic field. Because of this there are so many experiments, applications in which we can identify both कौन सा उसमें वीक है और कौन सा उसमें स्ट्रॉन्ग है. ओके, एक चीज जो दोनों में क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है वो हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी करनी है एंड दैट वाज व्हाट, साइन. व्हाट वाज साइन? ससेप्टिबिलिटी. तो ससेप्टिबिलिटी का क्या डिफरेंस है? ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक इज नेगेटिव, ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक इज पॉजिटिव. अब ससेप्टिबिलिटी से जुड़े हुए हमारे पास कुछ और भी पैरामीटर्स हैं. दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. तो तीनों की ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोग नोट कर सकते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक. साथ में हम फेरोमैग्नेटिक भी जोड़ लेंगे. सो वी कैन मेक अ स्मॉल थिंग. दैट इज 3 प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? वन इज ससेप्टिबिलिटी, relative permeability and absolute. Relative permeability mu r, absolute permeability mu and susceptibility psi. Diamagnetic material or diamagnetic susceptibility
negative. If it is negative, we will say it is less than -0. Susceptibility less than 0 and it is maximum up to -1. ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी। ओके, उसके बाद पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी दैट इज पॉजिटिव। Susceptibility is more than 0. Okay. And for ferromagnetic, this is much larger than 1. ये इसके मैथमेटिकल नोटेशंस ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। देन वी कम टू रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी UR एंड दिस इज लेस देन 1 बट मोर देन 0। इसका रिलेशन क्या होता है? μR इज इक्वल टू साइन +1। तो +1 करेंगे तो ये क्या हो गया? 0 और ये 1। उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और पैरा के लिए μR the minimum value is +1, so it is always more than +1 and it is always less than 1 plus susceptibility. And for ferromagnetic it is much larger than 1. Then absolute permeability. Absolute permeability mu ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से ज्यादा होती है, so mu is more than mu0। सॉरी, डायमैग्नेटिक में कम होती है, पैरामैग्नेटिक में ज्यादा होती है, क्योंकि डायमैग्नेटिक में वो डिक्रीज कर देती है। सो दिस विल बी लेस देन μ0 एंड हियर इन पैरामैग्नेटिक दिस विल बी लार्जर देन μ0 फॉर एनी मीडियम एंड इन फेरोमैग्नेटिक मच लार्जर देन μ0। फेरोमैग्नेटिक अभी तक हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है। फेरोमैग्नेटिक इज अ मटेरियल व्हिच शोज वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होता है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो ये आपको इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस याद रखनी है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसे याद कर लीजिएगा। Now we go to certain other properties of the diamagnetic and paramagnetic material and their behavior. मैं यहाँ पर 4 तरह के फील्ड आपको बनाकर पहले एक्सप्लेन करूंगा। फील्ड कैसे होते हैं, ये वैसे भी आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्थ साउथ दो पोल में, ये इनके बीच का डिस्टेंस है और यहाँ पर इस डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इतना सही डिस्टेंस है और यहाँ पर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच के मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज वन नॉलेज यू शुड हैव। क्या डिफरेंस होता है? देखिए, यहाँ पर प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, if we compare the magnetic field of 2 with respect to 1 and 3, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? फिर से, दिस इज लोकेशन 1
दिस इज लोकेशन 2 एंड दिस इज लोकेशन 3। यहां पर लोकेशन 2 का मैग्नेटिक फील्ड 1 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि कैसा होगा, इस केस में कैसे और इस केस में कैसे। तो यहां पर मैं इसकी लाइंस बनाता हूं और ये लाइंस इस तरह से बनती है, और इस लाइन को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर फील्ड कैसा होता है। अब मुझे बताइए 1 2 3 कहां फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लाइंस को देख के आपने क्या सीखा? स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होती है? जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कहां कंसंट्रेशन ज्यादा है? 1 पर कि 2 पर? 1 में इतने में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन इतने में आई, और 2 में कम में 7 लाइन आ गई। तो कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? 2 पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्ग होता है? at the center if the two magnetic poles are near to each other। ये समझ आ गया? दूसरा, यहां हम देखते हैं नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है। एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और निकलकर ऐसा फैलते जाएंगे। ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। क्यों? वो साउथ की तरफ जाना चाहती है। अब जब वो फैलती है, अगर सामने ही उनको साउथ पोल मिल जाएगा तो वो उधर चले जाएंगे। यहां पर इनको साउथ पोल यहां मिलता है, जो कि यहां पर इसका सेंटर है, ये यहां पे इसका सेंटर है। तो इस लाइन का टारगेट किधर रहता है? इस तरफ ऐसे जाती है, ये वाली ऐसे जाती है। तो ये सब मिलाकर एक कॉन्वेक्स शेप बन जाती है। कॉन्वेक्स शेप बन जाती है तो ये कॉन्वेक्स शेप क्या करती है? इन सब को यहां पर कंसंट्रेट करती है। तो ये जब यहां पर कंसंट्रेट होंगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये होता है नजदीक में। फिर यहां से देखिए, नॉर्थ से निकली और आपस में रिपेल करेगी और दूर जाएगी। जैसे ही ये ऐसे दूर जाने लगती है, इसको दिख जाता है ये साउथ, और ये इसकी तरफ ऐसे मुड़ जाती है। ये इस तरह से ऐसे और ऐसे। तो ये एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है कि द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अगर दोनों पोल बहुत नजदीक है तो ये यहां पर बीच में ज्यादा कंसंट्रेट होगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स दिस एंड दिस इज डायरेक्टिंग फ्रॉम हियर। इसलिए ये शेप ऐसे बन जाती है। सो हियर B2 इज मोर देन B1 एंड B at 3। यहां पर B2 कैसा है? B at 2 is weaker than B1 and B at 3। क्लियर? ओके, दोनों जगह हम समझ गए। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हमने यहां पर रखा। हमने क्या किया? उसका पाउडर बनाया डायमैग्नेटिक मटेरियल का, कॉपर का, और यहां पर एक ट्रे रखी इसके ऊपर, और उसके ऊपर कॉपर को ऐसे छिड़क दिया। छिड़क कर हमने उसको ऐसे ड्रॉप करके इसको यहां से टैप किया। टैप करने से ये अपने आप को रीसेटल करता है। और रीसेटल किस तरह से करता है? देखिए, यहां पर जब ये ऐसा रीसेटल करता है अपने आप को, तो हम देखते हैं उसका एक यहां पर ढेर बन जाता है, और वो ढेर होता है इस तरह से। ये ऐसा मटेरियल बनता है। What does it show? हमने उसको उछाल कर फ्रीडम दी, that you settle anywhere you want।
तो ये यहां सेटल होता है, यहां सेटल होता है, यहां पर सेटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ये दोनों जगह कैसा है? वीक। तो डायमैग्नेटिक क्या पसंद करता है? वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक। इसलिए वो कहां चला जाता है? किनारे किनारे। समझ आया? फिर से और देखते जाइए, बाद में इकट्ठा बनाइए। अब हमने इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल को, यही डायमैग्नेटिक, यहां पर ट्रे रखी, इस ट्रे में उसको डाला, फिर से टैप किया, एंड नाउ वी सी इट हैज सेटल्ड लाइक दिस। ये ऐसे सेटल, क्यों? इसमें कौन सी जगह पसंद थी? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। यहां कौन सी जगह पसंद की थी? वही उसका नीचा। लेकिन जब हम इसको नजदीक रखते हैं तो वीक कहां पर होता है? किनारे किनारे पे। और जब इसको दूर कर देते हैं तो वीक कहां हो जाता है? बीच। ठीक है? तो इस तरह से ये हमको शो करता है दैट डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट ए वीकर मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट? ओके, इसको आप नोट करिए, मैं इसको बनाता हूं। दिस इज पैरा, जो कि इससे उल्टा बिहेवियर शो करेगा। ये दोनों का बिहेवियर। ओके, इसके बाद हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना लेते हैं इसका। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बनाया हुआ बार जब हमने यहां लटकाया तो वो बार ने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ऐसे अटैच कर दिया इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन जब डायमैग्नेटिक लगाते हैं तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इसको हमने इसमें लटकाया, ये ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि किसी भी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां होती है? दोनों साइड्स में, और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक होता है। ठीक है? जहां पर वीक होता है तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कहां रहना पसंद करेगा? वीक सेक्शन में। इसलिए वो ना इधर जाता है ना इस तरफ जाता है, बीच में रहता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, इसलिए ये इनके साथ अलाइन हो जाता है। इसको हम लोग क्लॉक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरफ डायमैग्नेटिक जाएगा। तो इस एग्जांपल में याद रखिए, if a material is suspended in a magnetic field and it aligns itself with the magnetic field, the second material does not align but it stops at a right angle to the magnetic field. What is the difference between the two materials? Answer: one is paramagnetic, one is diamagnetic. Okay, फिर से इसी क्वेश्चन को, that you have to find out of the two which is copper and which is aluminium. Now you understand कि जो परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है वो क्या है? डायमैग्नेटिक, एंड यू नो कॉपर इज डायमैग्नेटिक, तो वो क्या बन गया? कॉपर, एंड अदर वन इज एल्यूमिनियम।
इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन से हम एमसीक्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज डायमैग्नेटिक एग्जांपल कॉपर, दिस इज पैरामैग्नेटिक एग्जांपल एल्यूमिनियम। इसी तरह से हम आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों जगह हमने गैस डाली, दो टाइप की गैस है, एक गैस यहां पर ज्यादा कंसंट्रेट हो गई और दूसरी गैस यहां से भाग गई। कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी नाइट्रोजन? जो भाग गई वो नाइट्रोजन है, दैट इज डायमैग्नेटिक। इट डज नॉट लाइक मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेशन, so it will go to the lower concentration, it will go out, and oxygen will remain with the magnetic field, वो यहाँ रहेगी। ओके, तो ये अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखिए फॉर द लिक्विड्स। दिस इज ए U-tube। In U-tube we put up a liquid, तो लिक्विड का लेवल कैसा आ जाएगा? सेम हाइट। देन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड हियर। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं? तो हमने यहां मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया नॉर्थ और यहां लगा दिया साउथ। सो ए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स अक्रॉस द लिक्विड। यहां पर लिक्विड था, इस लोअर लेवल पर लिक्विड था। ये जो लिक्विड है, अब हम क्या देखते हैं? दिस लिक्विड जो कि पहले दोनों जगह ऐसे बराबर था, अब ये नीचे चला गया यहां तक, और जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर चला गया, ये लिक्विड नीचे चला गया, ये लिक्विड ऊपर चला गया, इस तरह से। ये कौन सा लिक्विड है? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? इज इट डायमैग्नेटिक और इज इट पैरामैग्नेटिक? पहले इसका ये लेवल था, दिस लेवल। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये अपनी जगह छोड़कर नीचे चला गया। उस जगह को ये खाली करना चाहता है या और भरना चाहता है? खाली करना चाहता है, यानी इसको पसंद नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज डायमैग्नेटिक। समझ आया? तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा दें और ये ऊपर चढ़ जाए, और ये यहां ऊपर चला गया, क्यों? पहले सिर्फ इतने मैग्नेटिक फील्ड में था, इसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद आया, ये यहां चला गया, और ये जो लेवल था ये नीचे उतर के यहां पर आ गया, ऐसा बन गया। अब बताइए ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड एक ही साइड लगा तो दो साइड में, अदरवाइज दे विल कैंसिल ईच अदर। ये एक इस तरह से we can have many more examples which will show the behavior which is paramagnetic, which is diamagnetic, and what is common in them. Diamagnetic कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। Okay, so it will always try to be in the magnetic field. These are the 3-4 examples. Now we come to the next type of material, and that is पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब हम पढ़ते हैं तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक खास चीज आती है, एंड इज इट पैरामैग्नेटिज्म, इज इट हैविंग सर्टेन कंसंट्रेशन? द आंसर इज यस, देयर इज ए मैथमेटिकल कंसंट्रेशन ऑफ इट। जितना ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट बनेगा, हमने क्या पढ़ा है पैरामैग्नेटिक क्या होता है? वो होता है जिसके पास कुछ न कुछ नेट
डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो डायमैग्नेटिक के पास कितना होता है? 0। ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक के पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसके कारण वो उसकी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन ऑफ द थिंग इज टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर के मोशन इंक्रीज हो जाएंगे, एटम का मोशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हम ये देखते हैं कि उसका जो नेट डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो वी फाइंड दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटाइजेशन, देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। सो दिस मैग्नेटाइजेशन इज inversely proportionate to temperature. Magnetization is inversely proportionate to temperature. ये ओके। अब इसको ये किसमें होता है? इन पैरामैग्नेटिक। Magnetization is proportionate to या inversely proportionate to temperature. अब अगर हम इसको इक्वेट करेंगे then this will be magnetization M is equal to upon T. यहां पर दो चीजें आएंगी, one is the magnetic field, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो, और दूसरा एक कांस्टेंट C. ओके, फिर से द मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू, ये तो हमको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड जितना अप्लाई करेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड, उतना उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। दूसरा हमको क्या मालूम है? जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा मैग्नेटाइजेशन कम होगा। ठीक। तो हमारा इक्वेशन क्या बना? m is equal to a constant V naught T and this constant is known as Calories constant or Curie's constant, not Calories. C is Curie's constant. इसको अगर हम दोनों को चेंज करेंगे साइन के टर्म्स में, देन दिस विल बिकम साइन इज इक्वल टू C म्यू नॉट T। यस, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। दिस इज क्यूरीज कांस्टेंट। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी, दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ। प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज क्यूरीज लॉ। ये क्यूरीज कांस्टेंट है, ठीक है। क्यूरीज कांस्टेंट यहां शो मत यूज करिए। दिस इज क्यूरीज लॉ। Because we have used it constant, so this is Curie's constant. We can use Curie's constant. So what is Curie's law? It deals with what? It deals with
पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये याद रखिए। नंबर 1 क्यूरीज लॉ किसके लिए है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। ओके, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस। अब एक चीज और देखिए, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कि हमसे पूछी जाती है। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू मैग्नेटाइजेशन? इंक्रीज। हमने टेम्परेचर लो कर दिया, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ। मैग्नेटाइजेशन कैसे इंक्रीज होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल इंक्रीज। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे, उनकी स्पीड बढ़ेगी और मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता चला जाएगा। कब तक होता चला जाएगा? क्या वो मटेरियल मैग्नेटिक बन जाएगा? आंसर नो। When all the atoms get aligned with the magnetic field, तब तक मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, उसके बाद उसका बढ़ना बंद हो गया। आई गिव यू एग्जाम्पल। हमने ये लगाया 1000 C/T, इन दोनों ने मिलाकर इसको कर दिया 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब इस 1000 को हमने रखा और T को कम किया। T को कम करने से ये 10 से बढ़कर हो गया 20, और T को लोअर किया 40, और T को लोअर किया 100। मैग्नेटाइजेशन 100, ये कितना लगा हुआ है? हाँ, T को लो करते 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 हमने देखा कि ये कितना आ गया है, कितना बताया था? 100। ठीक, उसके बाद हमने T को और लोअर किया तो देखा 100, फिर T को और लोअर किया 100, और लोअर किया 100। अब वो उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता। दैट इज लिमिट ऑफ द क्यूरीज लॉ। तो हमने क्या कहा? क्यूरीज लॉ गलत हो गया। क्यूरीज लॉ गलत नहीं हुआ। तो क्यूरीज लॉ की एक लिमिट होती है, उस जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। क्यूरीज लॉ में भी वही होता है। अगर इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अपने आप को सीधा कर सकते हैं, हमने पहले T को कम किया, जो इधर उधर एटम जा रहा था उसका मोशन कम हो गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को B के साथ अलाइन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया 10। T को और कम किया, मोशन जिगजैग मोशन, थर्मल मोशन और डिक्रीज हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को सीधा कर लिया। क्यों? पहले वो अपनी ताकत कहां वेस्ट कर रहा था? थर्मल मोशन। अब वहां पर एनर्जी कम, मूवमेंट कम हो गया, तो अब उस पे टॉर्क ने काम किया। किसके टॉर्क ने काम किया? इसके, और उसने अपने आप को अलाइन कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड अब इसका कितना हो गया? मैग्नेटाइजेशन 10 से 20। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, चौथा आया, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते गए, बाकी एनर्जी कम होती गई, इलेक्ट्रॉन सीधे होते चले गए, 100 इलेक्ट्रॉन सीधे हो गए। हमने टेम्परेचर को और कम किया। अब जब हमने टेम्परेचर को और कम किया तब भी हमने देखा 100 इलेक्ट्रॉन ही है, मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ रहा। और टेम्परेचर कम किया, फिर भी देखा 100 ही है, 150 नहीं हुई। क्यों? इसका आंसर है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही 100 है। और है ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं फिजिक्स में? सैचुरेशन। क्या कहते हैं? सैचुरेशन। ये हर जगह आएगा कि जब हम किसी फिनोमेना से एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को रिलेट करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ये चेंज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। पर इसका एक बेसिक सोर्स है। उस सोर्स से ज्यादा, जैसे हमने नल को खोला, उसमें से 1 गिलास पानी आ रहा है 1 सेकेंड में, थोड़ा सा और खोला 2 गिलास आया, थोड़ा सा और खोला 3 गिलास आया, फिर और खोला तब भी 3 गिलास आया, और खोल दिया तब भी 3 गिलास आया। क्यों? क्योंकि उसमें पानी ही 3 गिलास है, उससे ज्यादा आ नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको कम तो कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विल कम, आफ्टर दैट द मैग्नेटाइजेशन स्टॉप इंक्रीजिंग। दिस इज लिमिट ऑफ द क्यूरीज लॉ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? व्हाट इज लिमिट ऑफ द क्यूरीज लॉ?
आंसर क्या होगा? व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए पैरेंट, नोट कर लीजिए क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, when the temperature of when okay, so when temperature of a paramagnetic material decrease, its magnetization increase towards V naught. This increase towards V naught according to the relation M is equal to C V naught T. This is Curie's law. Limitation: when temperature of a paramagnetic material is decreased gradually, initially magnetization increase, but after a certain decrease, it stops increasing. After a certain decrease of T, M, that is magnetization, stops increasing because magnetization has reached its saturation. उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. This situation is called limit of Curie's law. Okay. So paramagnetization is controlled by temperature by this Curie's law. And what is C? Curie's constant. Okay. So we will close it here. And next class we will study ferromagnetism. हम जो बार मैग्नेट देखते हैं वो क्या होते हैं? वो पैरामैग्नेटिक से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन वाले मटेरियल होते हैं. उनके अपने डायपोल मोमेंट होते हैं. उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम मैग्नेट बनाते हैं. एंड देयर इज ए फिनोमेना व्हिच इज नोन एज हिस्टेरेसिस. वो क्या होता है और इस तरह की एक दो चीजें और हम लोग स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. एंड देन मैग्नेटिज्म विल बी ओवर. थैंक यू.